आतंकवादी छुपे हुए हैं, जैसा कि इजराइल दावा करता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इजराइल ये जो कुछ भी कर रहा है वो बिना अमेरिका को बताए कर रहा हो? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि अमेरिका की जानकारी के बगैर इसराइल कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, कतर पर भी जब अटैक हुआ था तो बगैर वो इसराइल की और अमेरिका की इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं हुआ। देखिए, सिंपल सी बात है कि इसराइल के पास जो वेपन पूरा आता है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका की इंफॉर्मेशन के बगैर अगर करेगा तो कैसे करेगा। प्रश्न ये है कि जो हम बार बार बोल रहे हैं कि वो गाजा को बिल्कुल की आपका कंट्रोल कर लेना है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। रीजन बहुत बड़े हैं जो अमेरिका और इसराइल दोनों के ही लक्ष्य हैं। इस वजह से इसराइल जो है पूरा गाजा पे कंट्रोल करना चाह रहा है। रीजन क्या है कि अगर आप इसराइल की थोड़ी लोकेशन देखेंगे तो इसराइल की लोकेशन एक तो आपका जुड़ती है किससे, यूरोप से, यूरोप के साथ एशिया से और अफ्रीका से, यानी कि एक ट्रैफिक चौड़ाई की तरह आपको दिखाई देगा इसराइल। और इसराइल आपको मेडिटेरियन सी पर भी है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो सुएज कनाल थी, सुएज कनाल की अगर आप सब पढ़ेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, तो आए दिन उसके अंदर जहाज फंस जाते हैं। तो उसका एक अल्टरनेट रूट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो अल्टरनेट रूट जो है गाजा से जाएगा। तो अगर हम एक बड़े लक्ष्य की अगर आप देखते हैं तो तस्वीर क्लियर होती है कि अमेरिका और इसराइल के साझा हित है, क्योंकि इसराइल वो देश है जहां से अमेरिका क्या करता है, आपका यूरोप, मेडिटेरियन सी, अफ्रीका और साथ में आपका एशिया, तीनों के ऊपर क्या रखता है, अपना प्रभाव रखता है, अपना नियंत्रण रखता है। तो यही कारण है कि इसराइल को खुली छूट देता है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो एक बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर जो अमेरिका चल रहा है या इसराइल चल रहा है, वो इन्हीं तरह के कंट्रोल के बाद, इसी तरह के नियंत्रण के बाद ही पूरे होंगे। ये खुशबू जी। बिल्कुल सर, आप रहिए हमारे साथ और लगातार हम इस पूरे मुद्दे पर आगे भी बातचीत कर रहे हैं। और अच्छा सर, देखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह की सिचुएशन अभी इजराइल कर रहा है, क्या ये जो बाकी के देश हैं जिन पर हमले हो रहे हैं, या फिर पिछले दिनों जिस तरह से इजराइल ने किया है, चाहे हमने कतर में देखा हो, जिस तरह से और तस्वीरें सामने आई है, इन देशों का रिएक्शन क्या होने वाला है? इजराइल को किस तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, कल भी हम देखते हैं कि कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें 50 देश करीब इस्लामिक कंट्रीज शामिल हुए। पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो तक उसमें गए थे। और कतर का एक स्टेटमेंट, जहां पर मीटिंग हुई, दोहा में जहां मीटिंग हुई, तो कतर के पीएम क्या बोल रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, उससे आपको चीजें क्लियर होंगी। कतर का कहना ये था कि हम जो है मध्यस्थता छोड़ेंगे नहीं, मध्यस्थता अमेरिका और इजिप्ट को साथ लेकर हम मीडिएटर बने रहेंगे इसराइल और हमास के बीच में। और साथ ही जो इसराइल ने हमारे साथ किया, हम उसका बदला लेंगे या उनको सबक सिखाएंगे। मेन डेट जो आपका लैंग्वेज यूज कर रहे थे कतर के जो प्रधानमंत्री, वो एक बैलेंस व्यू लेके चल रहे थे कि बहुत ज्यादा भड़काना नहीं है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं करना है। दूसरा क्या है कि अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो मेन प्लेयर मिडिल ईस्ट में कौन है, एक तो सऊदी, एक ईरान, और तीसरा आपका टर्की। कतर की जो भूमिका इन दोनों रही है, कतर को जिस तरह का कंट्री अपने आप को उभारना चाहता है कि वो एक मीडिएटर बने इन बिटवीन वेस्ट, और वेस्ट के साथ आपका क्या, इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में, कि कुछ भी अगर इश्यू हो तो कतर उसका सोल्यूशन निकाल कर दे। और हमने देखा है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, रशिया यूक्रेन का मामला हो, या प्रेजेंट इसराइल हमास का मामला हो, इसमें बढ़ चढ़कर क्या हुआ है, कतर ने हिस्सा लिया है, यानी कि कतर ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो मैंने आपको कतर की बात कही, यानी कि आपका कतर की बात हम देखें, सऊदी और यूएई जो देश हैं, ये दोनों के दोनों देश अमेरिका पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और सऊदी और आपका यूएई की बात करें तो वो किसी तरीके से भी कोई भी किसी तरह का विवाद इसराइल से लेने को तैयार नहीं है। वो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध कर रहे हैं इसराइल का। जैसे परसों सऊदी ने फ्रांस के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता देने के लेकर प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन खुलकर इसराइल के सामने नहीं। ईरान ऑटोमेटिकली साइड हो चुका है। थोड़ी बहुत मदद अभी हमास को है, वो टर्की की है। इसराइल ओपनली अब टर्की की ओर भी टारगेट कर रहा है। तो मैं देखकर चल रहा हूं कि इन देशों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इसराइल के देखने को नहीं मिलेगी। रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि अमेरिका साथ में खड़ा है, और कहीं ना कहीं इन देश के अंदर भी अपनी एक यूनिटी नहीं है, जो एक यूनाइटनेस होनी चाहिए वो नहीं है। कहने को तो बात करेंगे कि हमारे पास में क्या है, इस्लामिक कॉपरेशन है, हम यूसीसी, मतलब बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन रियलिटी बात यह है कि ओसीसी के पास में एक सही तरीके से एक पास में व्यवस्थित नहीं है।
ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे लगातार और जानेंगे इस पूरे विषय पर कि क्या कुछ इसके और परिणाम हो सकते हैं दूरगामी। बहरहाल एक अहम जानकारी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। कतर में 50 मुस्लिम देशों की बैठक हुई है, इसराइल के खिलाफ इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। दोहा में इसराइल हमले के बाद ये बैठक हुई है। इस्लामी देशों ने इसराइल की आलोचना की है। इसराइल की खूनी मानसिकता, ये बात टर्की कह रहा है। तो आपको बता दें, इसराइल के खिलाफ ये बैठक हुई है दोहा में। इसराइल हमले के बाद ये बैठक, इस्लामी देशों ने इसराइल की आलोचना की है। तो आपको बता दें कि जो 50 मुस्लिम देश हैं उनकी ये बैठक हुई है और इसमें जो कई चेतावनी है वो भी दी गई है। हालांकि देखना ये होगा कि ये जो 50 देश हैं जो बैठक इन्होंने की है, इससे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि देखिए इसराइल जो है वो रुकने वाला तो नज़र नहीं आ रहा। और आपको बता दें, इजरायली मिसाइलें निंदा से नहीं रुकेंगी। इसराइल गाजा में युद्ध समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये तमाम बातें निकली हैं उस मीटिंग से। इसराइल वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इसराइल के प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देख रहे हैं। इसराइल की खूनी मानसिकता है। इसराइल खुलेआम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है। नेतन्याहू की सरकार गाजा में नरसंहार कर रही है। इसराइल पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए। कतर में हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है, ये बात भी सामने आई है। इसराइल का अनियंत्रित व्यवहार संघर्ष को बढ़ाएगा और क्षेत्र को अस्थिर करेगा। इसराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी एकता और एकजुटता मजबूत करनी चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि चेतावनी है जो बैठक में निकली है। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो अनियंत्रित व्यवहार है इसराइल का संघर्ष को और बढ़ाएगा और क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। और शरदेंदु जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, हम लगातार ये बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इसराइल ने ये कुछ किया है। जो ये मुस्लिम देश हैं जिन्होंने की ये मीटिंग की, वो ये कह रहे हैं कि अरब क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं इसराइल। क्या ऐसा है क्या, और क्या अमेरिका भी ऐसा चाहता है? देखिए, अमेरिका और इजराइल बिल्कुल एक तरीके की सोच रखते हैं। भले आज की डेट में जिस तरीके से कतर की में इजराइल ने हमला किया उसमें मतभेद हुए आपके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में, लेकिन दोनों एक ही पेज में, ऐसा मेरा मानना है। और एक जो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल जो अमेरिका करता है वो इजराइल के थ्रू करता है, और साथ में इजराइल का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है अमेरिका के सपोर्ट पे। तो दोनों देखिए बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इस मिडिल ईस्ट की पॉलिसी दोनों की एक समान है। और जहां तक देखिए, कतर की जो राजधानी दोहा में तमाम मुस्लिम देश के लोग जो मिले हैं, वो एक इस तरीके की कई मीटिंगें हो चुकी हैं। इससे बहुत रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिखता है। आप बार बार मीटिंग करते हैं, बार बार रेजोल्यूशन पास करते हैं, बार बार कहते हैं कि मानवता शर्मसार हो रही है, इतने लोग मर गए, लेकिन ग्राउंड पे इसका क्या असर पड़ता है? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। नेतन्याहू साहब देखिए, पिछले 2 साल से, तकरीबन 2 साल से होने जा रहा है, इजराइल लगातार गाजे पे हमला कर रहा है। और अब तो जो पिछला अटैक के उसमें 41 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बिल्डिंग गया, जमीन दोष कर दी गई। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इजराइल गाजा से हटेगा नहीं। इजराइल तो अब वेस्ट बैंक पे भी अपना सर्विलेंस बढ़ा रहा, उसको भी इजराइल में मिलाने की कोशिश है। तो लाख कोशिश कर ले अरब वर्ल्ड के तमाम देश, जब तक वो एकजुट होकर मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेंगे या एक तरीके का प्रेशर नहीं बनाएंगे, या अमेरिका से सारे के सारे मुस्लिम देश एक सुर में एक तरीके से बात नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब आज की डेट पे क्यों युद्ध रोकते हैं? देखिए, गाजा में अगर वो हटेंगे, वहां से सेना विड्रॉ करेंगे, तो फिर से हमास भाग के आ जाएगा, फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर से उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है। तो इस इतने समय जो चल रहा है, ऑपरेशन जो चल रहे हैं, इसका पूरा डिविडेंड नेतन्याहू साहब लेना चाहते हैं। वो हमास का एक नुमाइंदा नहीं छोड़ना चाहते, एक हथियार वहां नहीं छोड़ना चाहते। ये तभी संभव है जब आईडीएफ वहां परमानेंट बनी रहे, क्योंकि हमास का खात्मा इतनी आसानी से एक लोगों का, एक लड़ाकों का खात्मा कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उनका इरादा देखिए ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ने का है। सिनाई पेनिनसुला से लेके वो नॉर्थ में सीरिया, साउथ सीरिया और साउथ लेबनान तक अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, और साथ में एक तरीके का दबाव वो जॉर्डन और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया पे भी बनाना चाहते हैं। तो ये सारे के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में बातचीत करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, कुछ निकल नहीं है। आज की डेट में यूरोप के भी कुछ देश देखिए इजराइल को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कतर में स्ट्राइक पर घिरे नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। फिर हो सकता है ऐसा हमला, ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं, हमने ये हमला अपने दम पर किया है। तो आपको बता दें कि नेतन्याहू का बयान सामने आ चुका है। एक तरफ जो अरब देश जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, और अब जो है ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि हमने ये हमला अपने दम पर किया है।
निपुण जी, क्या मतलब है इसका? ये जो बयान नेतन्याहू दे रहे हैं कि फिर हो सकता है ऐसा हमला, मतलब कि पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए इन लोगों को, और खास करके जो बात लगातार नेतन्याहू ने कही कि हमास और हुती आतंकवादियों को जड़ से खत्म करेंगे, क्या उसकी तरफ बहुत ही सीरियसली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नेतन्याहू? देखिए, ये तो बात मैंने आपको कहा ही था कि चाहे हुतीस की बात करें, देखिए हुतीस भी क्या है कि एक लंबे अरसे की बात करें, अमेरिका की हमेशा एक कोशिश रही है कि पूरे के पूरे जो ओशियंस हैं, और खास तौर से जब हम लोग यमन की बात करते हैं, उसके पास का जो रीजन पूरा है, वो आपका फ्री नेविगेशन वाला एरिया हो। हुतीस कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, उस फ्री नेविगेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की गारंटी भी खत्म होती है, जो इन गल्फ नेशंस को भी या और यूरोपियन नेशंस को भी अमेरिका देता है कि हम तुम्हारे लिए हमेशा एक फ्री नेविगेशन रखेंगे, तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमस तो सीधा सीधा क्या हुआ कि हमस तो सीधा सीधा आपका इजराइल को, अमेरिका को एक चुनौती के रूप में था। हम देखें तब से लेकर आज तक हम बात करें, जो मैं बार बार कहा ग्रेटर इजराइल की भी अभी फेंदू जी बता भी रहे थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आज से आप 5 साल बाद हम लोग बैठ के बातें करेंगे तो जो बात आज हम बोल रहे हैं 2 साल के अंदर आपको दिखने लगेगी कि सुएज कनाल का एक अल्टरनेट रूट जो है वो बनाते हुए आपको दिखाई देगा इजराइल और अमेरिका, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो एक पुल का काम करेगा इन बिटवीन यूरोप और एशिया। और हम जानते हैं एशिया फ्यूचर है, तो जब फ्यूचर है तो उसके बीच में पुल बनाकर इजराइल और अमेरिका अपने आप को इस रीजन के अंदर एक ताकतवर और एक शक्ति अपने आप को स्थापित रखना चाहेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार की तस्वीरें आज बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि इससे बड़े हमले होंगे, उससे व्यापक हमले होंगे, उनका ये कहना गलत नहीं है। मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी है, और मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर अब इजराइल जो है गाजा को छोड़ने वाला है। वो पूरे गाजा पर कंट्रोल कर ही रहेगा। पूरे गजा पर कंट्रोल करेगा, ये बात आप कह रहे हैं। ठीक है सर, आप रहिए। और शरदेंदु सर, देखिए मेरा सवाल एक आपसे ये है कि जो दावे लगातार नेतन्याहू की तरफ से किए जा रहे हैं वो तो ठीक है, ये जो 50 देशों की मीटिंग हुई, और पाकिस्तान तो शायद ये भी कह रहा था कि नाटो जैसा हमें एक संगठन बनाना चाहिए ताकि हम और मजबूती से लड़ सके इस तरह के जो हमले होते हैं उस पर। क्या ऐसा संभव है आने वाले समय में कि इस तरह का कोई संगठन इनकी तरफ से बने? हालांकि कोशिश तो पहले भी हुई है, लेकिन वो कोशिश जमीन पर सफल होती हुई नजर नहीं आई है इनकी तरफ से जो हुई है। देखिए, आपका संगठन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपके मिडिल ईस्ट के तमाम ऐसे एसोसिएशन है जिसमें ओआईसी है, तमाम है ऐसे हैं। अब आपको एक मिलिटरली आपको एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा। नाटो तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन इनके जो मुस्लिम देश हैं उनमें एकता है नहीं। आज की डेट में 4 सपोर्ट करते हैं और 4 विरोध करते हैं। तमाम लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखा है, तमाम लोगों ने इजराइल को मान्यता दे रखी। तो आप किस एकता की बात कर रहे हो और कौन सा मिलिट्री अलायंस करना चाहते हैं? और जो मिलिट्री अलायंस करेंगे भी तो उसकी जो मिलिट्री की जो हार्डवेयर सप्लाई वो कहां से आएगी? किस तरीके के इक्विपमेंट आप लगाएंगे? क्या आप किस तरीके का प्रेशर बनाएंगे? अगर ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपने अमेरिका से ही लेनी है और अमेरिका के ऊपर ही आपने डिपेंडेंट रहना है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास, यहीं से शुरू करेंगे, आपका रिएक्शन आगे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू को लेकर ट्रंप की नसीहत सामने आ गई है। कतर में हमास पर हमले को लेकर नसीहत दी गई है। बहुत ज्यादा सतर्क रहे नेतन्याहू। कतर अमेरिका का महान साझेदार, ये बात भी ट्रंप ने कही है। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो सर, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इजराइल को ये बात कह रहे हैं शरदेंदु सर ट्रंप। ठीक है, इस में जिस तरीके से कतर की में इजराइल ने हमला किया, नेतन्याहू ने शायद डोनाल्ड ट्रंप को बताया नहीं, या बताया है तो कोई ना कोई बैकआउट कर रहा है इस कंप्लीट ऑपरेशंस को लेके। तो मेरा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते थे कतर पे इस तरीके का स्ट्राइक हो। अगर स्ट्राइक कर भी रहे थे तो इस मैसिव लेवल की एक्साइज स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इसमें दोनों डिफरेंट पेजेस में है, ये मान सकते हैं। एक प्रेशर वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे नेतन्याहू के ऊपर कि आप बगैर पूछे, बगैर किसी कंसेंट के, आप मेरे बगैर पूछे इस तरीके के हमले ना करें। अगर नेतन्याहू साहब के ऊपर कोई प्रेशर बनाना है तो अमेरिका पूरी तरीके से मदद रोक दे, मिलिट्री एड देना बंद कर दे और एक टॉक टेबल पे हमास और इजराइल को साथ लेके आए। लेकिन अमेरिका ऐसा करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नेतन्याहू या इजराइल को अपने खेमे से या किसी भी तरीके से वो बैकआउट नहीं कर सकता है।
क्योंकि तमाम मिलिट्री बेसेस जो अमेरिका के हैं उसकी जो सस्टेनेंस है, जो उसको एक तरीके का जो बैकअप मिलता है वो पूरे इजराइल से मिलता है। बिल्कुल, और बैकअप मिलता है, तभी शायद ये वजह है कि इस तरीके की बातें लगातार नेतन्याहू की तरफ से इतने कॉन्फिडेंस से कही जा रही है, अदरवाइज ये शायद एक पल को पॉसिबल होता भी नहीं। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। निपुण सर, देखिए जो पूरा सर्कमस्टेंसेस बन रहा है अभी पिछले कुछ समय से, क्या आने वाले समय में कुछ बहुत भयानक देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए हम तो मान के चल रहे हैं कि जो मैं इजराइल को मान के चल रहा हूँ कि ग्रेटर इजराइल और गाजा पर तो पूरा कंट्रोल करेगा ही करेगा इजराइल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी तरह से हमास को, उनको कहीं भी होगा, चाहे वो कतर में बैठे हमास, चाहे वो ईरान में बैठे या टर्की में बैठे, मैं तो ये तक देख रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में टर्की के ऊपर भी अटैक आपको देखने को मिले। हालांकि उस समय सिचुएशन टेंस होगी कि नाटो का क्या होगा, और नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं होगा, एक्टिवेट होगा ही नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। और मैं हमेशा बात बोल रहा हूँ आजकल कि हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया पहले से बड़ी जटिल थी, लेकिन हाल के दिनों में इसकी जटिलताएं और भी ज्यादा हो गई है। आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या वर्ल्ड में हो रहा है, क्या कौन करना चाह रहा है, किस तरह के इक्वेशन। बार बार जब ये कहा जाता है कि इजराइल बिना अमेरिका की शय पे नहीं कर सकता, मैं भी मानता हूँ इस बात को। कतर पर अटैक हुआ तो कतर पर एक मैसेजिंग भी है। अमेरिका का कभी किसी को अपना देश मानता है, अपना दोस्त मानता है, मित्र मानता है? क्या भारत को मानता है अमेरिका? अमेरिका कहीं ना कहीं एक चेक एंड मेट की पॉलिसी लेके चलता है। हालांकि अभी सेल्वी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, लेकिन